चलो let's start. We'll be solving Feb March 26 का paper 2 in today's class. Let's start off with the first question. The group 2 elements magnesium to barium show trends in their physical properties down the group. Table 1.1 shows some information about the elements magnesium to barium. So you have the elements listed down the group. Group 2 के magnesium, calcium, strontium and barium. उनका प्रोटॉन नंबर भी दिया हुआ है, उनका शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि नोबल गैस दिया होता है और उसके आगे जो है वो आपके पास जो है बाकी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. अब उसने जो आपको फोर्थ कॉलम दिया है, दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज. तो नॉर्मली इस तरह का डेटा देता नहीं है वो लाइव. तो उसने आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्लब क्यों किया? बिकॉज ये वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आपको यहां दिख रहे हैं 3s2, 4s2, 5s2, 6s2. दीज आर द टू वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ दीज ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं. और आप एक ट्रेंड नोट कर रहे होगे, लाइक एज यू गोइंग डाउन द ग्रुप जो सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है. आपको नजर आ रहा है द वैल्यूज आर ड्रॉपिंग. फिर आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखो. The point to note in third ionization energy is this. You will see that the sum of the first and second ionization energy is way lesser than what? Than the third. Why is that the case? Because जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो वो आप इनर शेल से रिमूव कर रहे होगे, which is experiencing much greater what? Nuclear attraction. अब आपसे पार्ट 1 में पूछ रहा है सिंपल सवाल. Give the full electronic configuration of a calcium atom. कैल्शियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो 20 है. फुल का ये मतलब है आप अपने आर्गन नोबल गैस कोर यूज नहीं करना, आप पूरा शेल और सब शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और एंड में अब आपके पास क्या आएगा, 4s2 आ जाएगा. लाइक एंड दैट इज व्हाई कैल्शियम इज इन व्हाट, इन पीरियड 4 एंड ग्रुप 2 ऑफ व्हाट, ऑफ द periodic table. लाइक ठीक है, पीरियड 4 इंडिकेट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको नजर आ रहा है, और ग्रुप 2 इंडिकेट्स के वो जो मैक्सिमम आपका वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, शेल नंबर का, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने वो आपका ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा है. पार्ट 2, एक्सप्लेन द ट्रेंड शोन in the sum of the first and second ionization energies as the proton number increases. यहाँ पे the question wasn't describe and explain. It was what? Explain the trend. So you will not get any mark for writing that the value decreases down the group. उसका कोई mark नहीं होएगा. Mark सिर्फ किसको होएगा? Explanation को होएगा. तो you jump to explanation straight away. अब आप यहाँ 2 mark के लिए क्या अपना आंसर synthesize करोगे? मैं यहाँ complete paragraph form में आंसर लिखूंगा. आप लिखोगे लाइक कि जब आप down the group है, सुन लो फिर मैं लिख रहा हूँ, आराम से आप कॉपी करना. आप जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो लाइक आपको नजर आ रहा होगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. नजर आ रहा है व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग एंड दिस इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट आउटवेज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है फॉर व्हाट, फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज होगी. ये तीनों चीजें लिखने का आपको क्रेडिट मिलेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है. सो दिस इज हाउ यू विल फ्रेज योर आंसर, लाइक कि डाउन द ग्रुप, down the group, shielding effect increases which outweighs the effect of increasing nuclear चार्ज, जो कि प्रोटॉन नंबर की वजह से होता है. किसी वजह से होता है, प्रोटॉन नंबर की वजह से हो रहा है. दिस डिक्रीजेज व्हाट, दिस डिक्रीजेज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉरवर्ड फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, thereby decreasing the sum of first and second ionization energies. First and second ionization energies. Part 3. Write an equation to represent the third ionization energy of barium. थर्ड का मतलब होगा कि आप जो है वो स्टार्ट 2+ से करोगे और इवेंचुअली थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करोगे. तो आपका जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, बेरियम 2+ एंड यू विल बी फॉर्मिंग व्हाट, बेरियम 3++ इलेक्ट्रॉन. एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा स्टेट सिंबल दोगे, और याद रखो वो स्टेट सिंबल हमेशा क्या होएगा, गैसियस फॉर्म में होएगा. पार्ट 4, एक्सप्लेन व्हाई द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम
is much greater than the sum of its first and second ionization energy. तो वो इसलिए होएगा because the electron that is being removed, the third electron that is being removed from what? From an inner shell, which is experiencing what? A greater nuclear attraction. Like समझ में आ गया? तो आप क्या लिखोगे? The third electron removed from magnesium is from what? Is from an inner shell, is from what? From an inner shell, and hence experiences greater nuclear attraction. Next part. When strontium reacts with water, an alkaline solution is produced. Write an equation for this reaction and include state symbols. यहाँ पे state symbol डालना जरूरी था नहीं. तो आप क्या लिखोगे? Strontium का reaction with what? With water. मैं state symbol बाद में डालता हूँ. पहले आप equation लिखो. Metal plus water always yields what? क्या आएगा? Hydroxide and what? And hydrogen. तो आपके पास इस जगह आपके पास strontium hydroxide alkali आ जाएगा. बस formula सही लिखना please, because ये group 2 का हाइड्रोक्साइड आप लगा रहे हो और साथ हाइड्रोजन गैस आएगा. इसको बैलेंस कर लो पहले आप, फिर स्टेट सिंबल डालेंगे. सो दिस विल बी 2H2O एंड दिस विल बी व्हाट? हो गया बैलेंस? 4 and 2 एब्सोल्युटली. तो अब आप स्टेट सिंबल क्या डालोगे? आप मेटल को रिएक्ट करा रहे हो लाइक विथ वाटर, तो सॉलिड को रिएक्ट करोगे विथ लिक्विड वाटर. स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बाय द वे ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड है जो कि बहुत नीचे होता है. एज यू गो डाउन हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. तो ये आपके पास एक्वस फॉर्म में आएगा. अच्छे खासे हाइड्रोक्साइड आयंस आपके पास फ्री होंगे और पीएच भी अच्छा खासा हाई होगा, अल्कलाइन होगा, और साथ आप क्या प्रोड्यूस करोगे? गैस प्रोड्यूस करोगे. 2. Samples of the alkaline solution produced in 1B1 are tested with dilute HCl and separately with dilute H2SO4. State what you would observe in each test जब आप HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो और जब आप H2SO4 के साथ. तो मैं क्या करता हूँ? ऑब्जर्वेशन लिखने से पहले रिएक्शन लिखता हूँ. रिएक्शन लिखने का मार्क नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो आपका पास पहला रिएक्शन क्या होएगा? देखिए गौर से. पहला रिएक्शन होएगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विथ व्हाट? HCl. इसका मार्क नहीं है, मार्क आपके पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ. और दूसरा रिएक्शन है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड विथ व्हाट? विथ H2SO4. दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बाय द वे. तो पहले वाले में आप नोट करोगे, आप बनाओगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? H2O. बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हम कौन सा कोई इसका मार्क थोड़ी मिल रहा है. बस आप देखने चाह रहे हो भाई कोई ऑब्जर्वेशन क्या आएगी आपके लिए. स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल क्लोराइड. यहाँ पे आपके पास कोई यूनिक चीज़ नज़र नहीं आएगी. पहले भी कलरलेस सोल्यूशन था और बाद में भी कलरलेस सोल्यूशन होगा. तो यहाँ पे आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन क्या होगा और उसका मार्क जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा लिखने का? कि द सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस. सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस. ऑब्जर्वेशन का सिर्फ मार्क है लाइक. तो याद रखो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे वो ये चीज़ है, सोल्यूशन रिमेन्स व्हाट? कलरलेस. मैं इक्वेशन से बेसिकली लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ ना वो क्यों हम ये ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं लाइक. तो और दूसरा बात जो आपको नजर आ रहा है, इसमें एक यूनिक चीज़ बनेगी, स्ट्रोंशियम सल्फेट. नाउ यू नो एज यू गो डाउन द ग्रुप, टू के जो सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज. तो स्ट्रोंशियम सल्फेट इज डेफिनेटली व्हाट? इनसॉल्युबल. और ये वाइट क्या बना देगा? सस्पेंशन बना देगा लाइक. तो आप लिखोगे स्ट्रोंशियम सल्फेट प्लस व्हाट? ये लिखने का कोई इक्वेशन का कोई वो नहीं था मार्क लाइक, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो ये जो आपके पास होगा, ये वाला जो चीज़ होगा, दिस विल बी व्हाट? अ वाइट पीपीटी के फॉर्म में. तो यहाँ जो आपको ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या आएगा? वाइट सस्पेंशन. क्या लिखोगे आप? वाइट सस्पेंशन. प्लीज रिमेंबर वो पीपीटी थोड़ा बहुत तो घुलेगा ना यार. इनसॉल्युबल का ये मतलब नहीं होता बिल्कुल भी नहीं घुल रहा. सारे जो होते हैं ना ये थोड़े थोड़े डिजॉल्व कर. आप ये थोड़ी बोलते हो इनसॉल्युबल हो गया, आप बोलते हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द रोड. सो दिस विल बी लाइक प्रोड्यूसिंग अ चौकी किस्म का वाइटिश का सस्पेंशन जब आप इसको देख रहे होगे. पार्ट सी. द नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स of group 2 elements decompose on heating. State the trend in the thermal stability of group 2 carbonates down the group. So thermal stability increases. Thermal stability increases. Thermal stability increases down the group. Increases down the group. Part 2. Write an equation.
Write an equation for the thermal decomposition of calcium nitrate. तो let's write down calcium nitrate या कोई भी group 2 nitrate जब आप decompose करते हो तो तीन चीजें बनता है लाइक you make that metal oxide which will be calcium oxide in this case, you make nitrogen dioxide gas plus what ऑक्सीजन गैस. अगर आपको ये ऑटोमेटिकली अगर रट्टा लगा हुआ है बैलेंस्ड इक्वेशन का तो बस आप डायरेक्टली लिख दो, वहाँ पे टाइम ज़ाया मत करो. तो इट विल बी 2 कैल्शियम नाइट्रेट 2 CaO 4 NO2 N1O2. स्टेट सिंबल का यहाँ मार्क नहीं होगा बट आपको स्टेट सिंबल इसके जरूर पता होने चाहिए. दिस विल बी अ सॉलिड, सो विल दिस, एंड ये जो दो होंगी वो क्या होंगी, गैसेज होंगी. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो याद रखना ऑब्जर्वेशन, ब्राउन कलर क्या आता है, गैस आता है. लाइक पार्ट डी, कैल्शियम क्लोरेट 1 is used for water purification in the same way as sodium chlorate 1. Because दोनों के अंदर एक कॉमन एनाइन होता है ClO नेगेटिव. आप नोट करो यहाँ पे भी ClO नेगेटिव है और यहाँ पे भी ClO नेगेटिव है, तो दोनों को यूज किया जा सकता है. CaClO2 can be prepared by the reaction of calcium hydroxide with what, with chlorine. जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है ना, वो पढ़ा हुआ है cold NaOH with chlorine. यहाँ उसने वो एल्कली चेंज करके क्या कर दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर दिया. दैट्स द कैच दैट यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम योर कोर्स कि आप कोर्स में कौन सी चीज़ यहाँ पे वो पूछना चाह रहे हैं. आपने जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है NaOH प्लस वॉट प्लस NaOH प्लस Cl2. आप मुझसे बोला सर आपने कोल्ड क्यों बोला अभी बीच में, कोल्ड इसलिए बोला, इधर देखो आप प्लीज इंपॉर्टेंट है, कोल्ड इसलिए बोला मैंने बिकॉज उसने बनाया CaClO, आप बनाते थे क्या NaClO, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था, +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ उसी वक्त आता है जब कोल्ड सोल्यूशन होता है अल्कलाइन. लाइक अगर ये हॉट होता तो +1 वाला नहीं आता, तो फिर कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आता, +5 वाला आता. लाइक तो ये आपको खुद डिराइव करना होता है ना फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू. लाइक सॉरी, अब वो आपको बोल रहे हैं राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट, उसने लिख भी दिया यहाँ पे, कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड आयंस विद व्हाट, विद क्लोरीन. तो ये देखो यार आयनिक बोला था, इसमें मोस्ट कॉमन गलती बस ये किया होगा सब बच्चों ने कैल्शियम भी साथ डाल दिया होगा. अरे भाई कैल्शियम नहीं डालना था आपको, उसको हटा के आपको करना था. लाइक तो ये देखो यार, आप जो आयनिक इक्वेशन लिखोगे तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस को आप रिएक्ट करोगे विथ व्हाट, विथ क्लोरीन गैस. दिस विल बी अ टिपिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. बस कैच ये एक में यहाँ देखो, एक में यहाँ देखो प्लीज यार, आप जब आप रिएक्शन करोगे तो अगर आपको याद हो आप तीन चीजें बनाते थे, अगर आपको ये नहीं याद है तीन चीजें बनाते थे तो आप कोई बोंगे तरीके से यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहे हो. लाइक यू नीड टू नो दोज 3 थिंग्स जो आप बनाते हो. उसमें एक चीज क्या होती थी कि आपने NaCl बनाया था, अगर आपको याद हो, उस NaCl में से आप क्या पिक करोगे, Cl नेगेटिव आयन. फिर आप बनाते थे NaClO, उसमें से आप क्या पिक करोगे, ClO नेगेटिव लाइन. और फिर आप बनाते थे H2O, तो वो आप H2O ऐड करोगे, अब बैलेंस करोगे लाइक अपनी इक्वेशन. लाइक इफ यू हैव टू प्लीज रिमेंबर, आप अगर ये लिखना भूल गए तो आप अगर बैलेंसिंग कर भी लेते हो तो वो रॉन्ग होगी. लाइक समझ में आ गया. लाइक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको याद हो कि यहाँ पे अब आपका इक्वेशन जो आप रिकॉल करोगे कोर्स से वो कौन सा वाला होगा, NaOH प्लस Cl2 gives you NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर. अब चेक कर लो यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत है या नहीं, आपको बिल्कुल जरूरत है बिकॉज चार्जेस बैलेंस नहीं है. तो आई विल हैव टू डू 2OH हियर. इफ आई डू 2OH हियर तो 2 नेगेटिव बैलेंस हो गया, अभी बैलेंस हुआ. So 2 hydrogens, 2 hydrogens, 2 oxygens, 2 oxygen and 2 absolutely light. तो आपका चार्जेस भी अब बैलेंस हो गया और आपका सारे जो स्पीशीज हैं एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो गए, बाकी बैलेंस हो गए. लाइक पार्ट 2, स्टेट वाई, उसने आयनिक बोला है, प्लीज डोंट ऐड CaO हियर. ओके, कैल्शियम आयंस यहाँ पे सारे स्पेक्टेटर थे जो आपने क्या किए, हटा दिए यहाँ पे. लाइक जिस तरह अगर आप वो NaOH वाला लिखते तो वहाँ पे Na प्लस हटा देते आप. ठीक है. पार्ट 2, स्टेट वाई NaClO and CaClO2 are used in water purification. तो आप लिख सकते हो ClO नेगेटिव kills what, kills bacteria. बस छोटा सा स्टेटमेंट लिख दो. उसने स्टेट बोले तो लंबा लंबा भाषण लिखने की जरूरत नहीं है. लाइक अपना ब्रीफ आंसर लिखो. लाइक नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन मोनोक्साइड is an atmospheric pollutant. Figure 2.1 shows the dot and cross diagram of NO. हम क्या करते हैं, इस dot and cross को ना जरा लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि लोन पे बॉन्ड पेयर्स देख लेना है. तो आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है. करेक्ट नजर आ रहा है आपको, 4 इलेक्ट्रॉन शेड है तो डबल बॉन्ड है. अब आप लोन पेयर चेक करो, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स नजर आ रहे हैं, 2 लोन पेयर्स. कैन ऑफ सी दैट, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी लोन पेयर्स आर विजिबल ऑन नाइट्रोजन, 1. एंड व्हाट एल्स इज देयर, अ लोन, अरे फ्री, लेकिन आंसर बोलना यार, देयर इज अ लोन पेयर and a lone electron.
या अनपेड इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी दैट लाइक यार? तो आपके पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक लोन पेयर है एंड देन देयर इज अ लोन इलेक्ट्रॉन, जो कि बेसिकली बेसिस बनता है ऑफ मेकिंग व्हाट वी कॉल एज व्हाट, फ्री रेडिकल। जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो आप वो बोलते हो फ्री रेडिकल है वो स्पीशी लाइक, ठीक है। तो वो पूछे NO हैज एन अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्टेट द टर्म फॉर अ मॉलिक्यूल विद एन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो वो टर्म क्या होता है, फ्री रेडिकल, लाइक द टर्म इज फ्री रेडिकल। पार्ट 2, इन NO the N and O atoms are bonded by a sigma bond and a pi bond. Complete figure 2.2 to show the pi bond in NO that is formed from orbital overlap. सिर्फ बॉन्ड दिखाना था, ये नहीं दिखाना था कि वो ऑर्बिटल कौन से ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक तो ओवरलैप के बाद जो शक्ल होती है सिर्फ वो दिखानी थी। और वो आपको याद होगी, यू शो एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and you show an electron cloud what beneath the nuclei of the two atoms that are bonded together, like that's how you represent what we call as what, as the pi bond। तो अगर आपको लेबल करना तो आप एग्जामिनर को बिल्कुल दिखा सकते हो कि ये जो आपने बेसिकली, तो उसको एरो से दिखा देता हूँ, ये जो आपने लेबल किया है दैट इज व्हाट, दैट इज द पाई बॉन्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। पार्ट बी, इन द लैब, इसमें कैलकुलेशन है, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन से भागते हो नॉर्मली, तो प्लीज गौर से सुना। कैलकुलेटर से आप निकाल लो, बस जो वैल्यूज मैं पूछूँ मुझे बताते रहना। इन द लैब, in the lab, NO is made in the reaction of copper metal with dilute nitric acid. The reaction is kept cold to prevent the oxidation of NO. अब ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड रिएक्टिंग विद कॉपर टू गिव यू कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड NO, और सबके स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में नजर आ रहा है। बॉयज, a student reacts 0.00393 moles of copper। तो उसने इतनी भी मेहनत नहीं आपसे कराई कि आपको वो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दे, मोल ने खुद दे दिया सब कुछ, क्योंकि उसने सवाल कुछ और करना था। यहाँ वो बता तो क्या है इसमें, क्या चीज़ चेक कर रहा है, आपको भी आइडिया हो जाएगा। A student reacts with 0.00393 moles of copper with excess dilute HNO3 at 5 degrees Celsius and 101 kilopascals. Calculate the maximum volume in centimeter cube of nitrogen monoxide gas that is produced under these conditions. So आपको सबसे पहला ये करना था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर को यूज करके, जो ये आपके पास दिया हुआ है, उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO निकालना था यूजिंग व्हाट, मोल रेशियो। तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ व्हाट, ऑफ 0.00393। व्हाट्स द आंसर, आप पहले बताओ व्हाट्स द आंसर, कितना आ रहा है, 2/3 टाइम्स 2.62 माइनस इंटू 10⁻⁻, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके पास। लाइक अब आपको वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, उसने आपको प्रेशर दिया, उसने आपको टेम्परेचर दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपका माइंड डाइवर्ट हो टूवर्ड्स द आइडियल गैस इक्वेशन। दैट वाज द होल कैच इन द क्वेश्चन, कि उसके अलावा आप यहाँ पे वो उसको यूज करके शॉर्टकट मिले आपको और आप V निकाल लो। वो जो V आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, आप उसको फिर कन्वर्ट किस में करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में करोगे। तो अब आप क्या लिखोगे, PV इक्वल्स व्हाट, इक्वल्स nRT। प्रेशर इज 101 किलो पैस्कल, तो आप 101,000 डालोगे बिकॉज पैस्कल में डालना होता है। V आपने निकालना है जो मीटर क्यूब में आएगा। N आपने निकाल लिया 2.62 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू आप पीछे से देख लोगे, पेपर में दिए होते हैं। 8.31 सही डाला है मैंने, हाँ 8.31। एंड T का वैल्यू जो है वो आपके पास जो है, टेम्परेचर करो 273 + 5 ना, 278 लाइक, ठीक है। निकालो V का वैल्यू क्या आ रहा है, ये जो आपका वैल्यू है ये आएगा आपका वैल्यू इन मीटर क्यूब। यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू, 4 मार्क था इस पार्ट का, लाइक आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा मार्क दिया था, बट 4 मार्क था यार। यू कैन नॉट लूज एनी मार्क। मुझे लगता है फॉर्मूले का भी मार्क होगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लाइक V क्यों 4 मार्क दिए रहे। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ V नाउ, 10 निकालो, 59.96 cm3। नहीं मीटर क्यों में बताओ ना, जो वैल्यू आ रहा है वो बताओ, जो यहाँ वैल्यू आ रहा है, फिर हम उसको करेंगे कन्वर्ट इनटू 5.99 times 10 to the minus 5. 5.99 Times 10 to the minus 5. into 10⁻⁵ meter cube. Now in order to convert meter cube to centimeter cube, the conversion is that you will multiply by 10⁻⁶, like, ठीक है। So the volume in centimeter cube will now be 5.99 into 10⁻⁵
मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ये कितना आ रहा है यार? 59.9 सेंटीमीटर क्यूब. मीटर क्यूब से जब आप सेंटीमीटर क्यूब में जाते हो तो इट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, यानी 1 and 6 zeros. ओके, उल्टा जब करते हो तो इट्स डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, यानी 1/10⁻. हाँ पूछिए. वॉल्यूम अपॉन व्हाट? क्या 24 होता है रूम टेम्परेचर ना? तो रूम टेम्परेचर इज 29. सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अलीशा ने एक सवाल पूछा है कि सर ये बताएं आपने इतना क्यों किया? हम तो ओ लेवल में आपको पता है चैंपियन. आप मोलर गैस वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब वो लेके निकाल लो. प्रॉब्लम क्या है? लाइक प्रॉब्लम ये है वो होता है आरटीपी पे. रूम टेम्परेचर इज नॉट 278. रूम टेम्परेचर इज व्हाट? 298. डू अंडरस्टैंड दैट? लाइक जब भी तो उसने आपको प्रेशर भी दिया था. लाइक प्रेशर तो चलो रूम प्रेशर ही था, लाइक बट टेम्परेचर वाज व्हाट वाज अ डिफरेंट वैल्यू. इट वाज इन रूम टेम्परेचर, इट वाज अ डिफरेंट वैल्यू. तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट बी व्हाट? दैट बी 59.9 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट वन. स्टेट द नेचुरल प्रोसेस. इसमें आप चैंपियन हो तो स्टेट द पता नहीं ये क्यों इतना कॉमन यहाँ शो है. आपने पास में देखा था रिसेंट पेपर में हर जगह नाइट्रोजन, पता नहीं क्यों उनको इतना पसंद है. लाइक स्टेट अ नेचुरल, और जल्दी भी हो जाता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मास, इट्स अबाउट इनके क्वेश्चन भी कांस्टेंट होते हैं, आंसर्स भी कांस्टेंट होते हैं और जल्दी जल्दी होते हैं. लाइक दैट्स द गुड पार्ट. स्टेट अ नेचुरल प्रोसेस दैट क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक lightning. So the correct answer will be what? Lightning. Okay, part 2. Photochemical smoke forms when NO reacts with unburned hydrocarbons. Identify the major component of photochemical smoke. So that will be what? अब यहाँ उसने keyword use किया identify. So you should be very sure pan will be acceptable. यही अगर वो लिखता ना name, तो I would have written the entire name. मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिविजिट भी हो जाए. पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. या दैट्स फाइन. नो दैट्स फाइन, बिल्कुल सही है. लाइक आप बोले ये लिखा और यही लिखा तो ज्यादा और अच्छा है यार. लिख दो फिर, क्या मसला क्या है. पार्ट 3. NO has a catalytic role. NO has a catalytic role in the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. तो आपको दिया हुआ है भाई ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, शो यूजिंग रेलेवेंट इक्वेशंस द कैटालिटिक रोल ऑफ NO. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट है कि आप NO को स्टार्ट में भी दिखाओगे और NO को रीजनरेट भी करोगे. इसका मतलब ये आपने जो नॉर्मली रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 पढ़ा होता है ना, आप उसमें स्टार्ट करते हो NO2 से और एंड में NO2 निकाल देते हो. अब आप फ्लिप कर दोगे, आप रिएक्शन 2 को रिएक्शन 1 और रिएक्शन 1 को रिएक्शन 2 लिखोगे तो वो ये बन जाएगा. ये तो देखो यार, NO प्लस वॉट प्लस हाफ O2 विल गिव यू वॉट? विल गिव यू NO2. ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा. लाइक ठीक है, और स्टेप 2 में आप NO2 को लेके जाओगे और रिएक्ट करोगे SO2 के साथ और SO3 बना दोगे और साथ NO को क्या कर दोगे? रीजनरेट कर दोगे. ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा. लाइक ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इफ यू यूजिंग NO एज द कैटलिस्ट, NO गेट्स रीजनरेटेड एट व्हाट? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. लाइक समझ में आ गया? एंड में आपके पास कैटलिस्ट शुड बी अनचेंज्ड, जो आपको यहाँ सेकंड स्टेप में नजर आ रहा है प्रोडक्ट साइड पे. पार्ट डी. Reaction 1 occurs during the catalytic removal of NO from car exhaust gases. So reaction 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है लाइक, और उसका डेल्टा H दिया हुआ है विच इज नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज 570 किलो जूल्स पर मोल. ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है. किसकी होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन की. कंप्लीट फिगर 2.3 टू स्केच एन एनर्जी प्रोफाइल फॉर रिएक्शन 1. शो द एंथैल्पी चेंज एंड द एक्टिवेशन एनर्जी. तो इसमें आप मार्क्स नहीं लूज कर सकते, कुछ भी हो जाए लाइक. तो मेक श्योर कि आप सही तरह दिखाओ और थोड़ा सा ना इस तरह दिखाना कि रिलेटिव वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट हो रही हो. लाइक ठीक है, तो ये देखो अब आपको क्या क्या दिखाना है यहाँ पे. पहले तो प्रोडक्ट दिखाओ. प्रोडक्ट आपने बनाया हाफ N2 प्लस वॉट प्लस CO2, ये आपने दिखाया. फिर आपने एग्जामिनर को उसने बोला है लेबल करना है, हमने डेल्टा H भी लेबल करना है और एक्टिवेशन एनर्जी भी लेबल करना है. लाइक तो डेल्टा H के लिए आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से दिखाओ जो कि हॉरिजॉन्टली दिखे. पेंसिल से बना लेना यार, सही ना. तो ये आपके पास आ गया और आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू शो कर दोगे एज वॉट? एज द डेल्टा H. ये आपका डेल्टा H हो जाएगा. डेल्टा H इज -373. बट नोटिस एक्टिवेशन एनर्जी इज वॉट? +570. तो प्लीज बस इतना ख्याल, कैलकुलेशन करना ना शुरू कर देना, इतने सेंटीमीटर वो इतने. रफली आपकी आंखों को नजर आ जाएगा. रफली ये वाला जो एरो मैं अपवर्ड दिखाऊंगा, दैट शुड बी अ बिगर एरो इन साइज देन व्हाट? देन द
एरो जो मैंने नीचे दिखाया लाइक डू ऑल ऑफ यू मेक सेंस ऑफ व्हाट आई हैव डन ओवर हियर लाइक आप एग्जाम में को ऐसा नहीं एग्जैक्ट मेजर कर रहे हो यार ये इतने सेंटीमीटर प्रपोज ये नहीं करना है बस इतना दिखा देना कि आपको एक रिलेटिव ना साइज जैसे मुझे लग रहा है ये मैं थोड़ी सी और लंबा कर सकता था आप एग्जाम में बिल्कुल थोड़ा सा रफली प्रोपोर्शनल दिखाना लाइक जो लेंथ ऑफ द एरो है बस direction of the arrow has to be important here okay this is an exothermic reaction so the arrow for delta H has to point what downwards activation energy arrows are always by default upwards you always have to give that energy to what to make sure that you enable the reaction to occur अब आप यहाँ पे नोट करो values लिखना आप मुझसे बोल सर should I write the value to delta H equals to this no भाई उसने सिंपल बोला है ना show the enthalpy change delta H and the activation energy ये तो बस ये तो सिंबल्स वहाँ शो करो खत्म लाइक वैल्यू उसने ऊपर दिया हुआ है उसका ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं लेकिन पार्ट 2 ऑन योर डायग्राम इन फिगर 2.3 शो हाउ द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट affects what affects reaction 1 all that you had to do was resketch this but this time lower what the activation energy आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे आप बस जो है वो अपना ग्रीन लाइन शो करो यहाँ पे आप वहाँ पे जैसे होता है पेन से करोगे जैसे भी करोगे लाइक एंड शो व्हाट शो अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट द एग्जामिनर वुड बी इंटरेस्टेड इन नोटिसिंग इज कि एनर्जी लेवल जो यहाँ रिएक्टेंट का है वो भी वही है एनर्जी लेवल जो यहाँ प्रोडक्ट का है वो भी यही है और जो आपके पास एक चीज़ चेंज और डेल्टा एच जो है वो भी क्या है वही है सिर्फ जो एक चीज़ मेन चेंज हुआ है वो क्या हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ है एक और चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ क्योंकि कभी कभी वो ये भी ट्रिक करते हैं आपको पूछ लेते हैं लाइक एमसीक्यूज में तो वैसे ही पूछते हैं पेपर 2 में इतना कॉमनली आता नहीं है बट आने को बिल्कुल आ सकता है अगर मैं अब आपसे ये बोलता ना तो देखो यार ऑल ऑफ यू आई नीड योर अटेंशन मैं आपसे बोलता ग्रीन वाला अभी आप ग्राफ भूल जाओ ऐसी ग्रीन वाला ग्राफ इमेजिन करो रेड वाला सिर्फ बना हुआ है मैं आपको बोलता आपने ये सारा रेड वाला ग्राफ बना लिया एक्टिवेशन एनर्जी लेबल कर दिया करेक्ट मैं बोलता लेबल ऑन द ग्राफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन क्या बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैक तो बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है देखो यार यहां से लेके ऑल द वे टॉप तक होता है समझ में आ गया आप जब भी एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करते हो इट्स ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स अपवर्ड टू द प्रोडक्ट ये वाला जो आपने एक्टिवेशन एनर्जी मार्क किया हुआ ना ये दिस इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर मैं आपसे बैकवर्ड डायरेक्शन का मानता ये तो वो सेम नहीं होता बैकवर्ड रिएक्शन का जो ये होता है वो क्या होता है यहां से लेके यहां तक होता है लाइक तो आपको ख्याल रखना अगर वो दोनों का पूछता तो नहीं है वैसे यार पेपर 2 में इतना नहीं पूछता लाइक पेपर 1 में आया था नहीं वो आपने बस नीचे दिखाना है उसको कोई मेजर नहीं है तो बताया थोड़ी या सो व्हाट अमान इज आस्किंग इज एक मिनट सुन लो यार अमान भी अच्छे से आप पूछ रहे सर जैसे आपने इनका रिलेटिव मेजर दिखाया था कि ये छोटा होना चाहिए साइज में और ये बड़ा होना चाहिए ये आपने जो लोअरिंग किया है आपने इतना नीचे डिप लगाया लाइक मैं एग्जाम में इतना नहीं करता मैं इतना डिप शो करता हूँ यहाँ पीक ले आता हूँ यहाँ अरे मर्जी है एज लॉन्ग एज यू हैव शोड व्हाट लोअर टिल वेयर यू लोअर दैट इज नॉट ऑफ वैल्यू है व्हाई बिकॉज वो वैल्यू को उस वक्त बनता जब वो बोलता कैटलिस्ट के प्रेजेंट में अब एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ये आ गया तो फिर आ गया अगर उसने नहीं दिखाया तो बस आप लोग ने दिखा दो लाइक यार मेरा मशवरा ये होगा यार देखो यहाँ पे ना अगर आपके पास डार्क पेंसिल है एंड यू आर श्योर के भाई के विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप उसने आपने अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा हो पेज जो पहले पेज पे दिया होता है वहां ये नहीं लिखा होता यू मस्ट यूज एन HB पेंसिल फॉर डायग्राम लिखा होता है यू मे यूज एन HB पेंसिल लाइक तो बिल्कुल आप पेन से बना सकते हो आपको लगे यार ये मुझे लगता है लाइट बहुत नजर आ रहा है तो या तो डार्क पेंसिल लेना जो नजर आ जाए जो फैले ना यार अक्सर होता है ना ग्रेफाइट भी फैलता है लाइक और पेन में भी इंक में भी ऐसा ही होता है लाइक तो इट शुड बी नीट एंड लेजिबल पेन यूज करो पेंसिल यूज करो लाइक पेंसिल का सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कभी कभी आपको रियलाइज नहीं होता आप बना के आ जाते हो एंड वो जो कलर जो होता है ना जिससे आप वो जो पेंसिल जिससे आप बना रहे होते हो वो हमेशा वो HB वाली यूज नहीं कर रहे होते बस जो पड़ी होती है वही ले जाते हो आप कौन सा देखते हो जाने से पहले हाँ HB पेंसिल कौन सा चेक कर दो आप ले जाते हो उठा के लाइक होती यूजली HB है बट नहीं चलता वहाँ पे लाइट पेंसिल अगर आप ले जाओ नेक्स्ट वन सेकेंडरी हेलोजनो एल्केन्स आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स सेकेंडरी हेलोजनो एल्केन्स आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान सवाल है जल्दी जल्दी करना मेरे सामने 2-chlorobutane is an example of a secondary halogen alkane और figure 3.1 में 2-chlorobutane दिया हुआ है आपको explain why 2-chlorobutane is classified as a secondary halogen alkane so your answer has to revolve around the carbon to which the Cl is attached उस कार्बन के साथ आपको दो क्या नजर आ रहे हैं alkyl ग्रुप्स नजर आ रहे हैं एक मीथाइल और एक इथाइल आप एल्काइल ना लिखो आप ये लिख दो दो नेबरिंग कार्बन नजर आ रहे हैं
वो भी सही है, विच एवर टर्मिनोलॉजी यूज लाइक. तो आप लिख सकते हो दैट द कार्बन to which Cl is attached, Cl is bonded, Cl is bonded, is attached to two neighboring, no, he's asking secondary halogen alkane क्या होता है, तो कार्बोकेटाइन क्यों लिखोगे तुमने यहाँ, two neighboring carbon atom. You could write two neighboring alkyl groups as well, perfectly fine. Part B. 2-chlorobutane can be formed by the electrophilic addition of HCl to different isomers of C4H8. Compound A is one of these isomers. अब C4H8 जो होता है वो ब्यूटीन होता है. क्या होता है? ब्यूटीन. और ये जो आपको शो किया हुआ है ना, अगर मैं बोलूँ इसका सिस्टमैटिक नेम लिखो, तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज सिस ब्यूटुइन. ये क्या नजर आ रहा है आपको? सिस ब्यूटुइन नजर आ रहा है. लाइक उसने देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना, आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के ये थोड़ी पता चलता है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स क्या है. यहाँ पे उसने आपको एक पॉसिबल आइसोमर ऑफ क्या दिया है? C4H8 दिया है. Draw structural isomer of A that can also form 2-chlorobutane when it reacts with HCl. तो जिस तरह ब्यूटुइन बना सकता है 2-chlorobutane, ब्यूटवानीन भी बना सकता है. तो आपको बस क्या करना था, आपको जो है वो डबल बॉन्ड का पोजीशन बस चेंज करना था. ये पोजिशनल आइसोमर बन गया ना, एंड पोजिशनल आइसोमर जो होते हैं देयर आर टाइप ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. बस आपको क्या करना था? ब्यूटवानीन यहाँ पे दिखाना था. और उसने ये हिंट दिया हुआ है, it can't be any isomer, it has to be an isomer which can form this. तो भाई अगर मैं इसमें HCl ऐड करूंगा तो Cl यहाँ और H यहाँ लगेगा, 2-chlorobutane बन सकता है. अब आप बोलो सर वो प्रोपेन वाला, अरे भाई उससे थोड़ी बनाओगे 2-chlorobutane, बनेगा नहीं उससे 2-chlorobutane. तो मल्टीपल आंसर नहीं है यहाँ, एक ही पॉसिबल राइट आंसर है, एंड दैट इज व्हाट? ब्यूटवानीन, जो आपने यहाँ पर बनाया है. पार्ट 2. ड्रॉ एंड give the systematic name of the geometrical isomer of what? Of A. तो ज्योमेट्रिकल यहाँ पे क्या होगा? जो अभी सिस बना हुआ है इसका क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा. तो ट्रांस आइसोमर दिखाना आसान होता है. लाइक आप ट्रांस आइसोमर जब दिखाओगे तो आप क्या करोगे? इस तरह की चेयर लाइक कॉन्फ़िगरेशन बस दिखा दोगे. दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम ट्रांस ब्यूटुइन. उसने नाम भी पूछा है इसका. द नेम विल बिकम व्हाट? द नेम विल बिकम ट्रांस ब्यूटुइन. लाइक रिमेंबर दैट. हाँ No, not necessarily. यहाँ जो होता है like no, not necessarily. That's fine. Dash होता है जब when there is a number in an alphabet. तो गलत नहीं करेगा. Don't worry. कौन सा वाला? यार नहीं, उसने जो फॉर्म दिखाया वही यूज करो. You want to write and उसमें दिखाना ज़्यादा मुश्किल होता है. No, like the C or like वो सब कुछ. उसमें ये दिखाना मुश्किल होगा ना. ट्रांस बना के देखो लाइक वो क्लटर कर जाएगा. लाइक draw it and you'll see लाइक. नॉर्मली लॉजिक ही होती है. अक्सर तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है. एक मिनट यहाँ ये सुन लो यार कि सर एग्जाम में जब वो इस तरह बोलते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो हम कौन सा बनाने करेंगे? अगर वो स्पेसिफाई ना करे तो जाहिर सी बात है वो फ्लेक्सिबल होता है. बट उसका कैच ये होता है, उसने जिस तरह स्ट्रक्चर्स बनाए ना जिस फॉर्म में, आप भी उसी फॉर्म में अपने आंसर में स्ट्रक्चर्स बना दो. यहाँ स्कैटर बने हुए, अनलेस वो स्पेसिफाई करे डिस्प्लेड बनाओ या फना बनाओ. अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता तो एक जनरल रूल ऑफ थंब मार्क्स स्कीम जो फॉलो करती है वो यही होता है कि जो फॉर्म यहाँ बनाया हुआ है ना वही फॉर्म आप जो है वो नीचे भी बना लो. और उसका अगर प्रॉब्लम है आपको स्कैटर इतना पसंद नहीं है, अरे तो भाई पेंसिल से पहले डिस्प्लेड बना के फिर उसको स्कैटर में कन्वर्ट कर लो. प्रॉब्लम क्या इतना? लाइक इतना टाइम थोड़ी लगता है. कैम में आए जेन्युइनली फील टाइम का इतना क्रंच नहीं होता है. लाइक बायो में फिर भी पॉसिबल होता है टाइम का क्रंच, कैम के अंदर यूजुअली इतना टाइम का नहीं होता है. लाइक नेक्स्ट पार्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वर्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स. तो ओरिजिन के लिए आप क्या दो चीजें लिखोगे? लाइक C डबल बॉन्ड C bond with what? With a pi bond having restricted rotation and each carbon atom in C double bond C must be bonded to two different groups. Part C. Butane C4H10 reacts with chlorine in the presence of UV light
to form 2-chlorobutane, which has the molecular formula C4H9Cl. Name the mechanism of this reaction. बताओ भाई, what is the mechanism? हाँ, free radical है. Alkane है तो this will be what? Free radical substitution. So this will be what? Free radical substitution. Part 2. Complete the reaction scheme given to show the formation of what? Of 2-chlorobutane. You may use the molecular formulas in your answer. अगर आपने ऊपर ये गलत भी लिखा होता ना, by the way, एग्जाम में, तो ये जैसी स्टेप में आते आप करेक्ट कर लेते. एग्जाम ने इतना आपको सपोर्ट दे दिया, बहुत अलग है, तो बहुत अलग. अगर गलती से आपने ये गलत लिखा होता तो आई थिंक नीचे आते आप बोलते ओहो ये तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, लाइक ये मैं कैसे कहते. बिकॉज देखो अगर आप कंफ्यूज करो ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको याद होगा आपने कभी क्लोरीन मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं की, आपने की है HCl विद अल्कोहल, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. लाइक यू नेवर यूज Cl2 इन दैट. लाइक तो प्लीज रिमेंबर ये आपके लिए क्यों था, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट था कि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आएगा. यू मे यूज मोलिकुलर फॉर्मूलाज इन योर आंसर. चलो भाई प्रोपगेशन बताओ क्या लिखूं. C4H9Cl बनाना है. C4H10 प्लस Cl radical will give you what? C4H9 radical plus what? Plus HCl. और दूसरे स्टेप में वही रेडिकल लेके गया और उसने C4H9 बना दिया. ब्ला ब्ला. टर्मिनेशन में मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हैं भाई. मैं बल्कि आप कितने लिखने में आपको लिख के दिखाया था. मैं आपको 2 पॉसिबल बताता हूँ, लाइक उन 2 में से और भी पॉसिबल है. नहीं बस कैच ये होता है टर्मिनेशन के अंदर 2 रेडिकल्स विल कंबाइन टू गिव यू व्हाट? अ मॉलिक्यूल. तो आप सबसे आसान जो लिख सकते हो वो ये है, C4H9 एक रेडिकल लो प्लस. तो अब वो सर रेडिकल चूज कैसे करेंगे. तो देखो यार आपको प्रोपोगेशन में जो भी रेडिकल्स दिख रहे हैं ना, उनमें से कोई भी 2 पकड़ के जोड़ दो, आंसर बन जाए. कोई भी 2 पकड़ के जोड़ दो. लाइक तो C4H9 रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल विल गिव यू व्हाट? C4H9Cl. अब वो सर कैन आई टेक 2 क्लोरीन रेडिकल एंड जॉइन देम? एब्सोल्युटली. लाइक अगर आपने लेट्स से ये लिखा होता Cl रेडिकल कंबाइनिंग विद Cl रेडिकल टू गिव यू व्हाट? Cl2, ये भी सही था. आप मुझसे बोलो सर नहीं मैं तो चाह रहा हूँ फुल टाइम एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा. लाइक हाँ पेट्रोल बना देना. आप पेट्रोल भी बना सकते हो. लाइक पेट्रोल कैसा मजाक नहीं कर रहा. लाइक पेट्रोल कैसा आएगा? C4H9 रेडिकल है आपको, एक थोड़ी होएगा, मल्टीपल होंगे. आप 2 C4H9 पकड़ के जोड़ दो. लाइक आपके पास क्या बन जाएगा? C4H9 प्लस व्हाट? C4H9 एंड यू विल एंड अप फॉर्मिंग व्हाट? C8. ये भी सही आंसर है. इसका कैच बस ये, जो भी आपने ऊपर प्रोपोगेशन लिखा है ना, उसमें से आपको जो भी रेडिकल्स नजर आ रहे हैं सेम भी साथ जोड़ सकते हो, अलग अलग करके भी जोड़ सकते हो, वो आपका टर्मिनेशन बन जाए. यू कुड हैव एनी पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन आपने यहाँ पे प्रोपोगेशन कितने लिखे हैं. यहाँ तो हमने सिर्फ 2 लिखे ना, यहाँ रुक थोड़ी जाता है. आपको पता है ये चलता रहता है टिल ऑल द हाइड्रोजन्स गेट रिप्लेस बाय व्हाट? बाय क्लोरीन्स, बिकॉज ये कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन स्टाइल में होते हैं आपके पास जो प्रोपोगेशन स्टेप्स हो रहे होते हैं. पार्ट डी, द रेट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 सेकेंडरी, अपने आपको मार्क भी करते जाओ प्लीज. The rates of hydrolysis of 3 secondary halogenalkanes B, C and D are compared. तो सिर्फ फर्क क्या है? टाइप ऑफ हेलोजन. यहाँ पे नजर आ रहा है. और ये रट्टे का सवाल है, आपको ये बहुत अच्छा पता होना चाहिए. Each halogenalkane is dissolved in ethanol and reacted with aqueous silver nitrate. Identify the order of the rates of hydrolysis of compounds B, C and D and explain your answer. Fastest बताओ कौन सा वाला होएगा? D, बिकॉज में क्या है? CI बॉन्ड है. आपको याद है मैंने बताया था CI बॉन्ड जो होता है वो सबसे जल्दी टूटता है, उसकी सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ. लाइक ठीक है, तो D का फास्टेस्ट होगा और सबसे जो स्लो होगा वो कौन सा होएगा? B हो जाएगा. लाइक बिकॉज क्लोरीन लगा हुआ है और बीच में क्या आ जाएगा? C. और एक्सप्लेनेशन आप अपनी इस तरह लिखोगे लाइक बिकॉज द CI बॉन्ड एनर्जी, CI हैज द लीस्ट बॉन्ड एनर्जी, हैज द लीस्ट bond energy due to greatest bond length का कोई फैंसी वर्ड बता सकते हो? For 1500 rupees, चलो for 1500 rupees a fancy term for bond length. हिंट मैं देता हूँ. I'll say bond polarity. नहीं इतना ही, ये तो फैंसी तो कोई इनकरेक्ट टर्म. हाँ ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर. हाँ I can't hear you. You're almost there. Huh? I think she was the first one to, due to greatest.
Internuclear distance. Internuclear distance is the fancy term for what? For bond length. Is it correct if we just wrote Yeah, that's fine. That's fine. Shall we again? The organic product of hydrolysis of each of B, C and D is butane 2-ol. Complete table 3.1 to give details of some typical chemical reactions of butane 2-ol. तो अब आपको ये सारे ना butane 2-ol के reactions के साथ जो reagent and condition यूज किए है उससे ऑब्जर्वेशन क्या आएगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना था. अब गौर से सुनो क्या. फॉर द एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आपको पता है ब्यूटेन 2-ol इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. It will get oxidized to give you what? A ketone. जो ketone नजर आ रहा है आपको. What will be the color change here? Orange to green. So good. So आपके पास color change जो आएगा that will be what? Orange to green. Absolutely correct. Next वाला सोडियम. सोडियम के लिए उसने effervescence दे दिया है कि आप प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा. So नहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. तो जहाँ OH है ना वहाँ आप सिर्फ O माइनस और क्या शो कर दो Na प्लस शो कर दो. लाइक O माइनस एट वर्ड आप ये अगर माइनस प्लस ना भी शो करो वो मार्क दे देते हैं एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट सही बनाया हो आपने. लाइक नेक्स्ट वाला व्हाट इज नेक्स्ट वाला येलो पीपीटी. सो गो एल्कलाइन एक्वस आयोडीन. तो आप इसमें लिखोगे आयोडीन एक्वस प्लस वर्ड प्लस उसने कोई सोडियम आगे नहीं लिखा तो आप भी OH नेगेटिव लिख सकते हो. लाइक अच्छा अब ये आ क्यों रहे एक मिनट आपको ये बता देता हूँ. ब्यूटेन 2-ol जो आप लेते हो वो ये होता है करेक्ट. इफ यू नोटिस ब्यूटेन 2-ol तो ब्यूटेन 2-ol satisfies that formula जो आप पढ़ के आते हो and that is what CH3 CH and what NOH और आगे पे कुछ भी लगा हो. लाइक तो आपको नजर आ रहे है ब्यूटेन 2-ol इज अ सेकेंडरी. और बहुत ज्यादातर जो 2-ols होते हैं आपको वैसे भी पता होना चाहिए मिथाइल अल्कोहल जिसको आप बोलते हो दे गिव यू व्हाट अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन. लाइक no that will be wrong na. You can't omit the O. There has to be an O. बिल्कुल. Next one. Cyanoethanoic acid is a weak organic acid. तो आपको cyanoethanoic acid का molecular formula भी दिया हुआ है, structural formula दिया हुआ है आपको. Part A. या प्लीज ये बहुत अच्छा सवाल है प्लीज गौर से देखो यार. Part A. At room temperature and that was a key thing to notice here. Okay मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों ये important है. At room temperature, the cyanoethanoic acid undergoes an acid-base reaction with NaOH. Acid-base reaction का मतलब ये कि यहाँ से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना H+ देगा और जो NaOH है वो अपना यहाँ से वो उसका जो OH है वो उस H+ को एक्सेप्ट करेगा. लाइक ठीक है और acid-base reaction हो जाएगा. Define weak acid. जब भी यहाँ क्वेश्चन आए ना acid टर्म और weak टर्म को अलग अलग डिफाइन करना. लाइक समझ में आ गया. तो आप बोलोगे an acid is a proton donor. An acid is what? Is a proton donor और फिर साथ लिखोगे a weak acid undergoes partial या incomplete लिख लो partial or incomplete dissociation in aqueous solution. In what? In aqueous solution. Part 2. Sketch the pH titration curve on figure 4.1 for the reaction. अभी अच्छा सवाल है. हाँ ये जब ये फर्स्ट टाइम लर्निंग आउटकम ऐड हुआ था ना तो हर कंपोनेंट में ये सवाल था. मैं बहुत अच्छे बात देख रहा हूँ कि इसने दोबारा आपसे टाइट्रेशन कर्व स्केच दिखाया है. सो स्केच द pH titration curve on figure 4.1 for the reaction of 25 cm cube of 0.1 mole per decimeter cube of cyanoethanoic acid and 0.1 mole per dm cube of NaOH added to excess. मुझे आपका सिर्फ थोड़ा सा टेंशन चाहिए प्लीज. बिफोर आई ड्रॉ द कर्व ओवर हियर लेट मी शो यू द रिएक्शन. वो रिएक्शन क्या होगा आप सारी ईरान तुरान की चीज़ें जो लिखी हुई ना साइनोइथेनोइक में माइनस कर दो और उस सारे ईरान तुरान को R लिखो और साथ क्या लिख दो COOH करेक्ट. प्लस आपने इसको किससे रिएक्ट किया NaOH. ऐसे ही ना जब आपने रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर. तो वो जो सॉल्ट आएगा दैट विल बी RCOO Na. ये आपने बनाया प्लस क्या आ जाएगा H2O. दिस इज अ केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन. व्हाट दैट इंप्लाइज इज कि इन दोनों का जो मोल रेशियो वो क्या होगा बराबर होगा. व्हाट दैट इंप्लाइज इज कि अगर आपने साइनोइथेनोइक एसिड 0.1 लिए और NaOH भी 0.1 लिए तो इनके जो वॉल्यूम्स होंगे जहां पे वो टाइटर बिल्कुल आएगा आपका वो भी क्या होएगा सेम होएगा. सो इफ दिस इज 25 cm³ जो एग्जाम में आपको दिया हुआ है तो कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए NaOH भी कितना चाहिए होगा 25 cm³ बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट
विल गिव यू वो नंबर ऑफ मोल्स जो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको देगा, जो कि आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब क्या चीज है, देखो यार इसको सुन लो ना पूरा यार, ये मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल चीज समझाई है ऑफ द आंसर दैट आई विल पुट डाउन ऑन वर्ड ऑन दिस कर्व। एंड प्लीज रिमेंबर 1 मार्क का नहीं है ये, 3 मार्क का है, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट ना, कि आप जब कर्व बनाओ तो जो मेन एलिमेंट कर्व के नजर आने चाहिए वो दिखाओ। आपके कोर्स में चूंकि आप अभी एएस कर रहे हो, तो आपको अभी ये नहीं सिखाया जाता कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कैसे निकालते हैं वीक एसिड की, और उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ से pH कैसे निकलता है, आपको ये नहीं बताते। तो आपको याद होगा मैंने आपको चीपो हैक बताए थे कि जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली हो तो वो जो वर्टिकल पार्ट ऑफ द ग्राफ है वो कैसे आपने दिखाना है। अगर आपको वो याद नहीं है, आप जाके वो सारे चारों टाइट्रेशन कर्व जो हमने बनाया था उसको रिविजिट करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्ट क्या करा था आंसर में, गौर से सुनना। नहीं, सबसे पहला कैच, NaOH एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब है आपका जो pH मीटर है ना वो एसिड के अंदर है। किसके अंदर है, एसिड के अंदर। जो एक्स एक्सिस पे चीज डाल रहे होते हो ना आप, लाइक याद रखो, उसका जो ऑपोजिट वाला रिएजेंट होता है ना उसमें pH मीटर होता है। लाइक तो यहां से अगर मैं एल्कली डाल रहा हूं तो pH मीटर कहां डाला हुआ है, एसिड में डाला हुआ है। इसका मतलब है द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ हैज टू बी अ लो pH। अब वो लो क्या होगा, मैंने आपको चीपो चीजें बताया था कि वीक एसिड हो तो भाई 3, 4, 5 के आसपास कहीं रखना, लाइक 1, 2 पे नहीं लेके जाना मसला है। तो आप क्या करो, कोई आपको टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, सर 3 रखें 4 रखें, अरे 3 से रख लो, कोई मसला नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अभी आपको बताता हूं। आप अब क्या करोगे, 3 से, लेट्स से मैं 3 से स्टार्ट करूं, तो मैं अपना जो इनिशियल pH है वो 3 पे शो करूंगा। तो मेरा जो ग्राफ स्टार्ट होगा, आई नो दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मैं ग्राफ को 3 से स्टार्ट करके कैसे दिखाऊंगा वो दिखाने से पहले मैं यहाँ पे 25 cm³ मार्क के ऊपर एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। लाइक दिस जस्ट टू बी वेरी श्योर कि जो हम वो वर्टिकल राइज ऑफ द ग्राफ होता है ना, टाइट्रेशन कर्व, वो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर दिखाएं। तो उसके लिए बस मैं ये रफ एक लाइन, डॉटेड लाइन बनाया। तो अब आप करोगे क्या, आप जो है वो 3 से अपना ग्राफ बनाना शुरू करोगे। एंड आई, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जो वर्टिकल राइज होता है, लाइक व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, वो आपका वर्टिकल राइज वाला जो पार्ट होगा वो आप रफली 7.5 और 10.5 के बीच में दिखाते हो, लाइक तो वर्टिकल राइज होता है। तो आप क्या करोगे, अपने ग्राफ को जो है वो जिस तरह आपको याद है हमने बनाया था, लाइक आप इस तरह का इनिशियल जो है वो पार्ट ऑफ द ग्राफ बनाओगे अपना, लाइक फिर आप जो वर्टिकल राइज शो करोगे विच विल बी समवेयर अराउंड 7 to 7.5 से लेके टिल द 10.5 वाला पार्ट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ ले आए, और फिर आप जो है वो अपना जो एंड पॉइंट रीच हो जाता है जब, उसके बाद वाला ग्राफ शो करोगे। एंड दैट ग्राफ विल एंड एट अ pH वैल्यू विच विल बी अ हाई वैल्यू, 13, 4 जो 12 से ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं उनमें से कोई वैल्यू पे आप एंड कर दोगे। एक्यूरेट वैल्यूज़ अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, आपको पता होना, क्योंकि आपने pH किस तरह कैलकुलेट होता है वो A2 के अंदर पढ़ना होता है, AS के अंदर नहीं आपको पढ़ाया जाता। तो अब आप इस ग्राफ को राइज करके जो है वो 13, इसको राइज करके जो है वो आप 13 के आसपास ले जाओगे। एंड मेक श्योर कि जहाँ तक उसने ग्राफ दिखाया आप वहाँ तक अपना टोटल ग्राफ लेके जाओ, लाइक बिकॉज NaOH एक्सेस में आप डालोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास ये जो ग्राफ होगा दैट शुड गो अप टिल द पॉइंट जहाँ तक उसने आपको एक्सिस शो किया हुआ है, लाइक ठीक है। पार्ट 3, राइट द ओवरऑल आयनिक इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन of CH2CN COH by NaOH in 4a part 2 and include state symbol, like तो यहाँ पे आप जो है वो आयनिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, आप अपना साइनो इथेनोइक एसिड लिखो विच इज CH2CnCOOH, और इसको आप एल्कली से रिएक्ट करो जिसमें आप OH नेगेटिव डाल दो, तो ये बन जाएगा CH2CnCOO नेगेटिव प्लस आप साथ क्या बना दोगे, वाटर बना दोगे, लाइक ठीक है। पार्ट 4, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट व्हेन CH2CnCOH इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद NaOH। तो यहाँ पे ना बस कैच ये था, ज़्यादा भी आपको बताया था, ऊपर उसने रूम टेम्परेचर लिखा है, मैंने ऊपर अंडरलाइन भी किया हुआ है, वो इसलिए लिखा था बिकॉज रूम टेम्परेचर के अंदर ये जो एल्कली के प्रेजेंस में ये जो आपके पास नाइट्राइल ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, बट अगर आप हीट अंडर रिफ्लक्स करोगे तो ये जो आपके पास नाइट्राइल ग्रुप है ये क्या कर जाएगा, हाइड्रोलाइज कर जाएगा। मैं आपको यहाँ नीचे शो करता हूँ ना, लाइक लेट मी शो यू अ पार्शियली डिस्प्लेड स्ट्रक्चर ऑफ साइनोइथेनॉल। तो वो इस तरह है, लाइक अगर आप नोट करो तो आपके पास CH2CN और यहाँ पे COOH है। जब आप इसको हीट अंडर रिफ्लक्स करोगे अंडर एल्कलाइन एनवायरनमेंट तो आप नोट करोगे आपका ये वाला जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ये एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज कर जाएगा, लाइक
तो आप जब ऐड करते हो OH नेगेटिव एंड हीट करते हो मिक्सचर को, तो आप देखोगे आपका ये वाला जो पार्ट है दैट विल बिकम COO नेगेटिव, जो नाइट्राइल वाला पार्ट है, और साथ आपके यहाँ पे Na+ आके लग जाएगा, CH2 वैसे ही रहेगा, और जो आपका एसिड वाला ग्रुप है वो जाहिर सी बात है अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो वो भी COO नेगेटिव बन जाएगा और साथ उसके साथ Na+ लग जाएगा. दिस विल बी द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट यू विल हैव. और अब आप जो है वो इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऊपर लिख दो, दैट विल बिकम COO Na+ CH2 एंड COO नेगेटिव एंड Na+. ये आपका जो है वो फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है. चलो पार्ट बी. Cyanoethanoic acid is very soluble in water because it can form hydrogen bonds with water. We need to wrap this up. मैं आपके साथ inorganic बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करना है प्लीज. तो आप लोग सब्र करोगे बिकॉज वो inorganic की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपने याद करके जाने हैं. Cyanoethanoic acid is very soluble in water because it can form hydrogen bonds with water. Complete figure 4.2 to show one hydrogen bond between a molecule of cyanoethanoic acid and a molecule of water. Label the hydrogen bond clearly and show any relevant partial charges and lone pairs of electrons. तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने के लिए आप एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बना लो, क्योंकि उसने वाटर के साथ बोला बनाना है उसने, तो आपने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया. मेक श्योर आप लोन पेयर को ऐसे रखो कि आप आराम से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सको टू रिफ्लेक्ट व्हाट द हाइड्रोजन बॉन्ड है. अब आप पहले डायपोज बनाओ और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर दो. तो दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव, दिस विल बी पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे भी शो कर दो पार्शियल नेगेटिव, partial positive and partial positive. And now you show what this dotted line जो कि lone pair और partial positive हाइड्रोजन के बीच में होना चाहिए, और उसको लेबल उसने बोला करना, तो आप इसको लेबल कर दोगे as what, as the hydrogen bond, not necessarily. तो याद रखो प्लीज, आप जब ये दिखाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड, it has to be between a lone pair and the partial positive hydrogen. कुछ मार्क्स स्कीम्स क्या करती हैं, अक्सर लिख देती हैं ये जो OHO बॉन्ड है ना, ये 180 डिग्री ओरिएंटेशन में दिख रहा हो. हर मार्क्स स्कीम ये नहीं बोलती है लाइक, बट वो सिर्फ इसलिए लिखती है ताकि आप जब ये बनाओ ना लोन पेयर उसके बीच में, तो वो एंगल बना रहा हो लाइक, समझ में आ गया लाइक. तो अक्सर ना आप देखोगे हर मार्क्स स्कीम में नहीं होता, कभी कभी मार्क्स स्कीम ये बोल देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी बिटवीन अ लोन पेयर एंड दिस हाइड्रोजन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो उसका ये मतलब होता है लाइक, समझ में आ गया. और आप बहुत आसानी से वाटर को बनाओ इस तरह के वो स्ट्रेट लाइन में नजर आ जाए, डॉटेड लाइन. दैट्स इट. पार्ट सी. फिगर 4.3 शोज अ सिंथेसिस ऑफ साइनोइथेनोइक एसिड. तो आपको दिखाया है भाई किस तरह साइनोइथेनोइक एसिड सिंथेसाइज होते हैं, जिसमें आपको नजर ही आ रहा है. आपने इसको रिएक्ट किया विद KCN डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल. आपको फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि जब KCN डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल लोगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा लाइक, और जो Cl है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, CN से रिप्लेस हो जाएगा. वही आपको यहाँ नजर आ रहा है, टिपिकल स्टेप अप रिएक्शन जो कि हेलोजन एल्कीन का आपने पढ़ा हुआ है. पार्ट 1. The reaction mechanism of the synthesis in figure 4.3 has a single step. What does that hint you? ये सिंगल स्टेप जो उसने लिखा है इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी हो रही है? नो, सिंगल स्टेप इज SN2. इट इज व्हाट, दिस इज द SN2 रिएक्शन जो कि प्राइमरी हेलोजन एल्केन में होता है. 2 और 1 इज नॉट सिंगल और डबल स्टेप, प्लीज अपने ध्यान में रखो. 2 and 1 इज कि आपके पास पहले स्टेप में कितने स्पीशी यूज हो रहे हैं, 2 या 1. यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर ही क्या यूज हो रहे होंगे, 2 स्पीशी यूज हो रहे होंगे. अभी आप चेक करो ना, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पूछेगा वो नेक्स्ट पार्ट में. कंप्लीट फिगर 4.3 टू शो दिस मैकेनिज्म include lone pairs, charges, dipoles and curly arrows as appropriate. मुफ्त के 2 मार्क आपको दे रहा है लाइक, ज़्यादा दे देता और अच्छी बात होती है, लेकिन आपको 2 मार्क दिए. तो आपने लिखना क्या था यहाँ पे, आपने एग्जामिनर को शो करना था पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो कि ये वाला होगा. दिस विल बी द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन लाइक, नजर आ रहा है आपको लाइक. दिस विल बी पार्शियल नेगेटिव. डू ऑल ऑफ यू मेक सेंस ऑफ दिस. जो CCl बॉन्ड होगा लाइक, फिर आप शो करोगे जो CN का क्या है, लोन पेयर, वो आपको खुद दिखाना है, उसने नहीं दिखाया, कार्बन के ऊपर होता है जो लोन पेयर होता है यहाँ पे लाइक. फिर आप शो करोगे कर्ली एरोज. किसी को याद है यहाँ पे कौन सी कर्ली एरोज दिखाएंगे? देयर विल बी 2 कर्ली एरोज हियर. One curly arrow going from the lone pair to what, to this carbon. Another curly arrow going from what, from the bond to Cl. Do all of you remember this? Like आपको ये रटा हुआ होना चाहिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है. अब उसने जानबूझ के ना आपसे ना बीच वाली चीज नहीं बनवाई, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा. यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होती है लाइक. तो उसने जानबूझ के वो टाइम आपका सेव किया है, यहाँ पे बनवाया नहीं आपसे, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट शो कर दिया. अभी रुक जाओ, प्रोडक्ट में भी एक चीज दिखानी है आपको, एंड दैट इज कि वो जो क्लोरीन आपने निकाला है ना, उसका भी एक लोन पेयर दिखा हुआ है. कुछ पता नहीं है, इसका भी मार्क 2 मार्क में आपको बिला वजह 1 मार्क कट जाए. तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें आराम से गौर से दिखाओ जाए. पार्ट 2. आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल इन फिगर 4.3. न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN. गुड. तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी CN नेगेटिव लाइक. एंड प्लीज CN में N के ऊपर लोन पेयर नहीं होता, CN में
कार्बन के ऊपर लोन होता है लाइक, समझ में लाइक, सो प्लीज मेक श्योर, डजंट नहीं मैंने, कोई मसला नहीं है, The load pair is set. नो दैट्स फाइन, अगर यहाँ नहीं बनाया इस वाले पार्ट वन दैट इज फाइन, कोई मसला नहीं। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, बताओ भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखो इसमें, वो 1 2 डालना मैंडेटरी नहीं है, लिखना है लिख दो, कोई मसला नहीं। जो मार्किंग वर्ड्स है ना वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक, So if you don't sign, न्यूक्लियोफिलिक, नो आइडेंटिफाई, यू शुड राइट द फॉर्मूला टू, नाम अगर लिख दिया ना लाइक, यू शुड राइट द so it's फॉर्मूला। not identified either or. हाँ ब्लड लाइक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर तुमने नाम लिखा है तो इसका स्पीशी ऊपर नजर आ रहा है ना फिगर में, फिगर 4.3 में, तो उसने बोला आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल इन फिगर 4.3, तो यू मस्ट पुट दैट ना, But sir, if you write the name, those देन नेम दिस ओवर टॉप पे, ताकि उसको पता हो तुम इसकी बात कर रही हो। तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Isn't it implied that if you're naming it? या एम्प्लॉय तो वो उसको तो सब कुछ आता है, तो वो एम्प्लॉय करके पेपर ही चेक ना करे 61 60 you should put the formula right, that's why he is mentioned in figure 4.3, so you should pick up the species from there, so this will be what no she's asking अगर मैं एक ही लिख के आ गई तो that's good that you asking because तुम्हें फिर पता ही चलता होगा तुम्हारे मार्क कहाँ कट रहे हैं, that is a problem like nucleophilic what, nucleophilic substitution। Next one, figure 4.4 describes the sequence of reaction starting with cyanoethanoic acid to form E। तो आपको ये cyanoethanoic दिया है, स्टेप 1 देखते जाओ ना क्या क्या हो रहा है। स्टेप 1 में आपने ये बनाया है तो आपको नजर आ रहा है एस्टर बन रहा है, नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सा यूज हो रहा है उसने ऊपर दे दिया, इथेनॉल प्लस व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। फिर स्टेप 2 के अंदर ना ये एक नई चीज है, ये अजूबा चीज है, ये आपने नहीं पढ़ी होती, उसने आपको बस दिया ये आपके पास मीथेनॉल जो है उससे रिएक्शन किया आपने और ये चीज आपके पास आ गई, यू हैवंट डन दिस रिएक्शन एज पार्ट ऑफ योर कोर्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 1, कंडेंसेशन रिएक्शन, गुड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ कंडेंसेशन रिएक्शन। पार्ट 2, नेम HCHO द रिएक्टेंट यूज्ड इन स्टेप 2, तो HCHO इज दिस, अगर आपको ये विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स दिस, so it is what is it is methanol, it is what methanol। Part 3, deduce the molecular, so don't write esterification, like use a broader term over here जब type of reaction बोले ले, वो मार्क्स में सही भी कर दे तब भी आप जब भी आप H2O एलिमिनेट करो प्लीज कंडेंसेशन लिख के आना, लाइक समझ में आ गया। पार्ट 3, एक और क्लोजर आंसर कंडेंसेशन के साथ होता है एलिमिनेशन, वो आप उसको लिखो जब वाटर के अलावा कोई और मॉलिक्यूल के और निकल रहा हो, लाइक से, या वो हमेशा ना मार्क्स की में डालते नहीं है ना, इससे भी ऑन द सेफर साइड ना, इसकी है नहीं मार्क्स की, इससे मैं कमेंट नहीं कर सकता स्टेरिफिकेशन इस एग्जाम में सही किया था नहीं किया था। पार्ट 3, डिड्यूस द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ई, कोई निकाले भाई, C6H7NO2 कितना आ रहा है, C6 H7NO2 सबका ये आया भाई, चेक कर लो, लाइक डिड ऑफ गेट दिस C6, ओके। पार्ट 4, प्लीज इसमें पता नहीं क्यों आपको प्रॉब्लम होता है, एक मैं दोबारा प्लीज, हमेशा आपको पता नहीं रिपीट यूनिट इतना बुरा क्यों लगता है, सबसे आसान होता है बनाना, प्लीज गौर से सुनना। E कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म F, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर। मैं चाहता हूं अभी आप लिखना छोड़ो, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज 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 स्टॉप राइटिंग प्लीज। सिंपल सी लॉजिक होती है रिपीट यूनिट बनाने की, अभी आप कुछ कॉपी नहीं करोगे, जब मैं फेयर फॉर्म में लिखूंगा आपको बता दूंगा, फिर आप कॉपी करना। रिपीट यूनिट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप ये जो डबल बॉन्ड है ना, आप इस डबल बॉन्ड को पहले जहाँ जैसे बना हुआ है ना, आप डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कार्बन को जिस तरह ये बना हुआ है आप उस तरह यहाँ लिख दो, लाइक ठीक है। फिर आप क्या करो, इस कार्बन के साथ देखो दो चीज़ें क्या लगी हुई हैं, तो आपको नज़र आएगा कि इस कार्बन के साथ दो चीज़ें जो लगी हुई हैं वो दो हाइड्रोजन हैं, तो आप क्या करो, आप एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, करेक्ट। फिर आप जो है वो दूसरे कार्बन के साथ देखो दो चीज़ें क्या लगी हुई हैं, एक चीज़ इसमें क्या लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप जो नज़र आ रहा है आपको, लाइक नाइट्राइल वाला जो ग्रुप होता है लाइक, और जो दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है वो दैट इज़ दिस एस्टर लिंकेज वाला ग्रुप विद द इथाइल पार्ट। तो आपको ये दो चीज़ें दिस एंड दिस, ये दो अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इस वाले कार्बन के साथ लगी हुई हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक मिनट रुको। सो यू कैन सी दिस एज वन ऑफ द ग्रुप्स एंड यू कैन सी दिस एज व्हाट एज द अदर ग्रुप। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ कि मैं एक जगह अटैच कर दूंगा CN ग्रुप, तो ये आपका CN आ गया, और दूसरी जगह अटैच कर दूंगा जो बाकी पूरा आपको एस्टर लिंकेज के साथ नज़र आ रहा है, विच इज C डबल बॉन्ड O एंड देन O, और फिर इस O के साथ जो है वो आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ C2H5, या आपको CH2CH3 लिखना हो आप उस तरह भी लिख सकते हो। लाइक अब ये आपका ना मोनोमर आ गया, दिस इज नॉट द रिपीट यूनिट। लाइक अब रिपीट यूनिट किस तरह आएगा, ऑल दैट यू नीड टू डू नाउ इज
रिमूव दिस डबल बॉन्ड का लिंकेज यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो गया, तो एल्कीन से आपने एल्केन लिंकेज बना दिया। और आपको पता है एडिशन पॉलीमर्स में ये होता है कि आपका एल्कीन फंक्शनल को ख़त्म होकर एल्केन बन जाता है लाइक, ठीक है। और फिर आपने लगा दिए कंटिन्यूस या ट्रेल बॉन्ड्स इनको कहा जाता है लाइक, और ये आपका क्या बन जाएगा, रिपीट यूनिट बन जाएगा लाइक, ठीक है। लास्ट पार्ट, फिगर 4.5 shows the infrared spectrum of E। तो ये E का है, वो जो पीछे जो आपके पास था मोनोमर। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 4.1, ये ऐसे इन्होंने डाला होगा, आई थिंक 2 मार्क रह गए होंगे फुल में, चलो ये डाल देते हैं। आइडेंटिफाई विद अ क्रॉस ऑन फिगर 4.5 an absorption that can be used to monitor the progress of polymerization of E to form F। explain your answer with reference to the relevant bond। तो ये देखो यार कौन सा बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, C डबल बॉन्ड C ना। तो ये देखो यार C डबल बॉन्ड C का जो दिया हुआ है दैट इज 1500 to 1680 नजर आ रहा है, और वो जो पीक है वो आपके पास ये वाला है, आप नोट करो X, दैट इज द वन विच इज बिटवीन 1500 एंड 1680 लाइक। तो आप बोलोगे C डबल बॉन्ड C पीक between 1500 to 1680 per centimeter disappears। It disappears। That's the peak that will go, because alkene आपका क्या हो जाएगा, alkene है, because alkene changes to what, changes to alkene। ठीक है भाई, कितने आ रहे हैं आपके मार्क्स, कैलकुलेट करो अब आप।